नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पूरा पढ़ लिया है। दिल्ली सल्तनत या को पढ़ने के बाद जो हम लोगों ने वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सल्तनत कालीन कर व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से 5 कर व्यवस्था थी जो मैंने बताया था। क्या उस्र था, खराज था, खुम्स था। उस्र है, खरास है, खुम्स है, जकात है, जजिया है। ठीक है, इन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था। सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था। सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सल्तनत काल में लगान जो है निर्धारित करने की निम्न विधियां प्रचलन में थी। क्या क्या थी? पहले क्या था? बटाई। कितने निम्न विधियां प्रचलन, इसे आप जान लीजिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। निम्न विधि प्रचलन थी। पहले क्या था? पहले था बटाई कर। बटाई के आधार पर लगान निर्धारित होता था। बटाई कर, ठीक है। बटाई, आप देखेंगे बटाई का भाव क्या था? बटाई के भाव था या बटाई से भाव था कि कृषक की उपज अथवा उपज के मूल्य को सरकार तथा कृषक के मध्य बांटना। सरकार जहां है, इसको हम सरकार भी कह सकते हैं, इसको हम सुल्तान या सल्तनत, दिल्ली सल्तनत या शासक के बीच में कह सकते हो। ठीक है, क्या था? बटाई से भाव था कि कृषक की उपज को अथवा उपज के मूल्य को शासक तथा कृषक के मध्य बांटना। ठीक है। सल्तनत काल में बटाई प्रणाली में अनेक नाम क्या था? जैसे किस्मत ए गल्ला। बटाई प्रणाली में नाम जो बटाई प्रणाली का दिया गया था, क्या दिया गया था? किस्मत ए गल्ला। किस्मत ए गल्ला, या आप देखेंगे तो इसी को गल्ला बक्सी, इसी को गल्ला गल्ला बक्सी, या आप देखेंगे हासिल। ठीक है, हासिल आदि नामों से पुकारा जाता था। बटाई भी 3 प्रकार की होती थी। कितने? बटाई 3 प्रकार की होती थी। बटाई 3 प्रकार की होती थी। बटाई कर सल्तनत कालीन, ऐसे आप जान सकते हैं कि सल्तनत काल में बटाई जो प्रणाली थी ये अनेक नामों से जानी जाती थी, जैसे किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बक्सी व हासिल। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये बटाई प्रणाली जो थी, बटाई 3 प्रकार की, जैसे खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। हम तीनों को पढ़ लेते हैं। पहले क्या? खेत बटाई पढ़ लेते हैं। क्या? खेत बटाई। इसमें आप देखेंगे कि खड़ी फसल या फसल बोने के तुरंत बाद ही क्या किया जाता था? खेत बांट कर करों को निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है, इसमें क्या था कि बोआई के
तत्काल बाद या खड़ी फसल को बांटकर करों का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है लंक बटाई। दूसरा क्या है? लंक बटाई। दूसरा है लंक बटाई। इसमें देख, खलिहान आप लोग जानिए, जहां पर हम अपने अनाज को काट कर उसकी मड़ाई इत्यादि करते हैं, तो खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद सरकार के हिस्से को या शासक के हिस्से को निर्धारित किया जाता था। उल्लेखनीय है कि बटाई व हासिल प्रणाली क्या सल्तनत के प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र में अपनाई गई थी। किसमें? बटाई प्रणाली, बटाई व हासिल, क्या क्या? बटाई व हासिल क्या थी? ये प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत प्रत्यक्ष शासन के क्षेत्र में, जहां पे सीधे शासक प्रत्यक्ष शासन के, जिसपे प्रत्यक्ष रूप से शासक मतलब सल्तनत कालीन शासकों का अधिकार होता था, वहां पे बटाई और हासिल प्रणाली विशेष रूप से प्रचलित थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे रास बटाई। क्या देखेंगे? रास बटाई। रास बटाई, इसमें देखेंगे, सॉरी, लंक बटाई हम लोगों ने गलत पढ़ लिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने आपको रास बटाई बताया था, ये क्या था? ये प्रत्यक्ष शासन के क्षेत्र में था ये। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए, लंक बटाई को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। लंक बटाई जो है, लंक बटाई क्या था कि भूसे से अलग किए बिना ही, भूसे से अलग, जैसे कि फसल कट गई और खलिहान में आ गई, लेकिन अब उसको अलग नहीं, जैसे मड़ाई उसकी नहीं की जा रही है, बिना मड़ाई के ही खड़ी फसल को कृषक व शासक के, सरकार के बीच में बंटवारा कर दिया जाता था। ठीक है, तो क्या थी? लंक बटाई थी। इसके बाद क्या है? रास बटाई। रास बटाई का कॉन्सेप्ट इससे उल्टा था। क्या था उल्टा? जैसे कि फसल की कटाई हुई, खलिहान में रखी गई, उसकी मड़ाई हो गई, भूसा उससे अलग हो गया। इसके बाद क्या होता था कि सरकार के हिस्से को निर्धारित कर दिया जाता था कि इतना ये हमें दिल्ली सल्तनत के शासक को भिजवाना है, इतना मेरा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि तत्कालीन सल्तनतकालीन व्यवस्था में बटाई व हासिल प्रणाली सल्तनत के, मतलब ऐसा कह सकते हो, सल्तनत या शासक के सल्तनत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन, जिस पे प्रत्यक्ष रूप से शासन जो है, जैसे प्रांत नहीं, प्रांत की बात नहीं, या आप प्रांत या जो जिले, इन लोगों में चूंकि इस पे प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन होता था? वहां के प्रांताधिकारियों का। तो जो यहाँ कहने का आशय यह है कि प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र में, जहां पे सीधे दिल्ली केंद्रीय शासन व्यवस्था, सीधे मान लीजिए केंद्रीय शासन का क्षेत्र था, वहां जो है ये दो व्यवस्था, क्या क्या दो व्यवस्था थी? बटाई और हासिल। बटाई और हासिल वहां लागू थी।
तीसरा आप देखेंगे क्या, तीसरा एक प्रणाली और देखने को मिलता था, वो था क्या, मुक्ताई। क्या मिलता था, लंक बटाई, रास बटाई भी हम लोग पढ़ लिए, रास बटाई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुक्ताई। अब मुक्ताई में देखेंगे, मुक्ताई में हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या, दिल्ली सल्तनत में लगान को लागू करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा था, मुक्ताई कहा जाता था, मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, मसाहत। क्या देखेंगे, मसाहत। मसाहत, मसाहत को पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे यह कर निर्धारण करने का एक अन्य तरीका था। इसके अनुसार भूमि की नाप जोख करने के पश्चात, भूमि की नाप जोख करने के, भूमि की नाप जोख करने के पश्चात क्या किया जाता था, क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण जो है किया जाता था। इस प्रणाली को, किस प्रणाली को, मसाहत, मसाहत प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। कि कौन इसको लागू किया था, यूपीपीएससी 2006 में पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, सल्तनत कालीन सुल्तानों ने जो है कृषि की उन्नति तथा कृषक व राज्य के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन आर्थिक विकास। क्या देखेंगे, सल्तनत कालीन आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को हम लोग देखेंगे। सल्तनत कालीन आर्थिक दशा के बारे में हमें बहुत सीमित जानकारी प्राप्त है। ठीक है, बहुत सीमित जानकारी प्राप्त है, क्योंकि तत्कालीन इतिहासकारों की रुचि जो है राजनीतिक घटनाओं में ज्यादा थी। तत्कालीन इतिहासकारों की रुचि राजनीतिक घटनाओं में अधिक थी। फिर भी विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके अनुसार कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कि सल्तनत काल में भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित था। क्या कहा जा सकता है, सल्तनत काल में भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित था। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से विकसित था। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इस काल में कुछ हिंदू जागीरदारों और राजाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और वे प्रायः
भूमि सुधार में क्या करते थे, रुचि लेते थे। किसमें, भूमि सुधार में, भूमि सुधार में, भूमि सुधार में रुचि लेते थे। वस्त्र उद्योग इस काल में प्रमुख उद्योग था। क्या, वस्त्र उद्योग। वस्त्र का उद्योग जो है प्रमुख, वस्त्र का उद्योग सल्तनत काल में प्रमुख उद्योग था। और आप देखेंगे देश में क्या, सूती, ऊनी तथा रेशमी, सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का क्या, वस्त्र का व्यापार उद्योग होता था और सूती ऊनी रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है। रेशम जो है हम लोग कहां से लेते थे, रेशम का आयात हम लोग चीन से करते थे। आयात, रेशम का आयात हम लोग चीन से करते थे, मतलब हम लोग मीन्स दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और इस काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार प्रगति पे थे। कैसे, आप देखेंगे भड़ोच, खंभात, मुल्तान, सोनारगांव, ध्यान दीजिएगा, भड़ोच, खंभात, मुल्तान, सोनारगांव, लखनऊती, दिल्ली आदि बंदरगाह जो है, बंदरगाह और नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। आगे आप देखेंगे भारत जो है, भारत का जो विदेशी व्यापार, भारत का जो विदेशी व्यापार है कहां कहां था। पहले तो हम लिख लेते हैं जो व्यापार के केंद्र थे, इसको आप लोग जान लीजिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। व्यापार के केंद्र कौन है, भड़ोच, 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 मुल्तान, खंभात, खंभात, सोनारगांव, लखनऊती, और दिल्ली। लखनऊती और दिल्ली जो है आदि बंदरगाह और व्यापार के केंद्र थे। ठीक है। अब हम भारत, मतलब हम इस भारत के लोग, या आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के लोग, क्योंकि हम इस समय दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे उनका जो व्यापार, विदेशी व्यापार था, कहां था, मिस्र, अरब विदेशी व्यापार जो था, कहां, अरब, मिस्र, अरब, पुर्तगाल, श्रीलंका, पुर्तगाल, श्रीलंका, बर्मा, मिस्र, अरब, पुर्तगाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, नेपाल, ईरान, मध्य एशिया, नेपाल, ईरान तथा मध्य एशिया जो है आदि से होता था। बर्नी के अनुसार आप देख लें, बर्नी के अनुसार
के बरनी के अनुसार आप देखेंगे कि मुल्तानी व्यापारी इतने समृद्ध होते थे कि सोना और चांदी उन्हीं के घरों से मिलता था। क्या? कौन? मुल्तानी व्यापारी। किसकी बात कर रहा? बरनी। बरनी बात कर रहा है मुल्तानी व्यापारी की। और क्या कह रहा है कि लोग क्या थे? बहुत समृद्ध थे। इन्हीं के घरों से क्या मिलता था? चांदी और सोना। इन्हीं के घरों से चांदी और सोना मिलता था। कई बार बड़े बड़े सामंत भी इनसे क्या करते थे? उधार लेते थे। बड़े बड़े सामंत किससे? मुल्तानी लोगों से धन जो है उधार लेते थे। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं सल्तनत कालीन सिक्के। सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम देखेंगे सिक्के। सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहला नाम आता है किसका? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जो सिक्का चलाया था, क्या क्या नाम था? देहली वाल सिक्का। क्या नाम था? देहली वाल सिक्का। और किन धातुओं से मिलकर बना था? सोना, चांदी और मिश्रित धातु। क्या क्या? सोना, चांदी और मिश्रित धातु से मिलकर बना था। दूसरा सिक्का आप देखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो सिक्का चलाया था, क्या? टका, जीतल, अदल। क्या? टंका, जीतल, अदल। टंका, जीतल, अदल। इसमें क्या था? चांदी, तांबा और तांबा चांदी। चांदी, तांबा, तांबा चांदी। नहीं समझ पाए होंगे आप लोग इसको, तो अब जान लीजिए। चांदी, तांबा, ये क्या था? ये टंका था। तांबे का सिक्का जो था ये जीतल था। चांदी का सिक्का जो था अदल था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे बलवन को। तीसरा, बलवन। बलवन ने जो सिक्का चलाया तो क्या था? मासा। क्या था? मासा नामक सिक्का। मासा, ये क्या था? ये चांदी का सिक्का था। बलवन ने जो मासा नामक सिक्का चलाया था वो किसका था? चांदी का था। इसके बाद चौथा नाम आता है मुबारक शाह खिलजी। चौथा नाम आता है मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी का। मुबारक शाह खिलजी ने जो सिक्का चलाया तो क्या था? टका ए अलाई। क्या था? टंका या टका,
टंका ए अलाई, टंका ए अलाई, ये किससे था? ये सोने का सिक्का था। किसका था? सोने का सिक्का था। ठीक है, सोने का सिक्का था। इसके बाद आप 5वें नंबर पर आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। 5वें नंबर पर आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था रासगनी या अदली। क्या था? रास गनी और कौन क्या था? अदली। रासगनी और अदली। अब ये जो सिक्का था किसका था? ये चांदी और कांसे का था। किसका था? चांदी और कांसा। अब यहां आप जान लीजिए कि जो ये अदली नामक सिक्का था, ये अदली नामक सिक्का था। ये क्या था? अदली नामक सिक्का ये था प्रतीकात्मक सिक्का था। क्या था? प्रतीकात्मक जो है सिक्का था। इसके बाद आप देखेंगे 6ठे नंबर पर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। 6ठे नंबर पे आते हैं फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दंग एवं दिरहम, क्या? दांग एवं दांग एवं दिरहम नामक सिक्का चलाया था। और दोनों सिक्के किसके थे? दोनों सिक्के तांबे के थे। ठीक है, तो आप जान लीजिए ये हो गया शासकों का नाम, ये हो गया सिक्का, ये हो गया धातु। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी देहलीवाल सिक्का सोना चांदी और मिश्रित धातु का चलाया। इल्तुतमिश टंका जीता लदल चांदी तावा तावा चांदी। बलवन मासा नामक सिक्का चांदी का। मुबारक शाह खिलजी टका ए अलाई सोने का सिक्का। मोहम्मद बिन तुगलक रासगनी अदली चांदी और कासा का जो अदली सिक्का था ऊपर प्रतीकात्मक सिक्का था। फिरोज शाह तुगलक दांग या दिरहम में दोनों ताबे के सिक्के थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप इसके साथ साथ जान लीजिए। सिकंदर लोदी, देखिएगा सिकंदर लोदी, हम लोगों ने सिकंदर लोदी को पढ़ा था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? मुहर्रम और ताजिए, क्या? मुहर्रम और मुहर्रम और ताजिए पर क्या करा था? बैन लगवा दिया था। क्या? बंद करवा दिया था। इसका निकलना क्या था? बंद करवा दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक मुस्लिम शासक मुहर्रम और ताजिया के प्रदर्शन पर अगर प्रतिबंध लगा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये कई बार पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बलवन ने अपने पुत्र किससे? बुगरा खां। कौन? बलवन। बलवन का पुत्र कौन था? बुगरा खां। बुगरा खां से बलवन ने क्या कहा था? उसने कहा राजा में देवत्व का अंश होता है। क्या कहा? ये पूछा जाता है, राजा में देवत्व का अंश होता है
इसलिए तथा अंश होता है, इसलिए उनकी उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये बलवान ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था। फिर आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था। क्या कहा था? मैं ऐसे आदेश जारी करता हूं जिन्हें राज्य के लिए उपयोगी तथा परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण समझता हूं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि मैं ऐसे आदेश जारी करता हूं जो राज्य के लिए उपयोगी तथा परिस्थितियों के अनुसार मुझे विवेकपूर्ण लगता है। मुझे यह पता नहीं कि इसकी अनुमति शरीयत देता है या नहीं देता। मतलब कि उस शरीयत को भी अब नहीं मान रहा। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? जब मैं इथिक्स पढ़ाता हूं तो बताता हूं देश काल परिस्थिति और मानव कल्याण। तो यहां वो मानव कल्याण की बात कर रहा है कि जो हमें तात्कालिक रूप से सही लगता है, राज्य के लिए उपयोगी मुझे लगता है, परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण लगता है, मैं वही कार्य करता हूं। शरीयत मुझे इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है, या शरीयत में या गलत है या अच्छा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब आगे आप देखें। इसके बाद तुगलक काल। तुगलक काल जो है क्या? तुगलक काल भारतीय वजीरों के लिए, तुगलक काल भारतीय वजीरों के लिए क्या था? स्वर्ण काल था। ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तुगलक काल, या लिख देता हूं, तुगलक काल, तुगलक काल क्या था? स्वर्ण काल था। किसके लिए? भारतीय वजीरों के लिए। भारतीय वजीरों के लिए तुगलक काल क्या था? स्वर्ण काल था। फिरोज का वजीर अपने पद के चरमोत्कर्ष पर था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का वजीर, फिरोज शाह तुगलक का वजीर कहा? अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, अब आप देखेंगे एक इतिहासकार है, कौन? अफीफ, अफीफ महोदय। क्या नाम है? अफीफ। एक इतिहासकार हैं अफीफ महोदय। अफीफ महोदय राजकीय कारखानों को दो भागों में बांटा था। कौन कौन? रातबी और गैर रातबी। क्या? कारखानों को दो भागों में बांटा था। क्या? नंबर एक क्या था? नंबर एक था रातबी। क्या? रातबी। और नंबर दो था गैर रातवी और गैर रातवी। रातवी जो था, इसमें श्रमिक को निर्धारित वेतन मिलता था। क्या था? इसमें श्रमिक को निर्धारित वेतन मिलता था। और जो गैर रातवी थे, कर्मचारियों को निर्धारित वेतन मिलता था। इसमें कौन था? इसमें रातवी में श्रमिक थे। इसमें कौन था? श्रमिक। रातवी श्रमिक के लिए था और गैर रातवी किसके लिए था? कर्मचारी के लिए था। ठीक है, रातवी श्रमिक के लिए और गैर रातवी कर्मचारियों के लिए था। इसके बाद हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक, भ्रष्टाचार को गयासुद्दीन तुगलक, क्या? कौन? गयासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या करता था? समाप्त करने के लिए शीशताल ए हम्स, किसका? समाप्त करने के लिए शीशताल ए हम्स। शीशताल ए हम्स ये क्या है? शीशताल ए हम्स है सैनिकों के वेतन का रजिस्टर। शीशताल ए हंस क्या है? सैनिकों के वेतन का रजिस्टर। इसकी जांच, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसकी जांच कौन करता था? सुल्तान जो है स्वयं इसकी जांच करता था। सुल्तान इसकी जांच स्वयं करता था। ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे कि बलवन ने अपने प्रांतों में गवर्नर को नियुक्त किया, जिसे ख्वाजा, जिसे क्या कहा गया? ख्वाजा। कब? 1279 ईस्वी में स्थापित। 1279 ईस्वी में स्थापित इसे क्या कहा गया? ख्वाजा। ख्वाजा कहा गया। और आप देखेंगे कि यह जो है इक्ता धारकों के कामकाज की देख रेख भी करता था। ठीक है। और साथ ही साथ इस प्रकार प्रांतों में सीमित रूप से द्वैत शासन चलने लगा था। द्वैत शासन चलने लगा था। ठीक है। इसके बाद हम लोग सल्तनत कालीन साहित्य को पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो भी अक्टूबर में और दिसंबर में यूपीपीएससी के प्रीलिम्स लगे हुए हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के, उसमें जीएस में इनको लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।